कहानी की शुरुआत होती है जापान में, जहां आए दिन स्पेस से आने वाले भयानक मॉन्स्टर्स के हमलों से आम जनता बेहद खौफ में थी। इन मॉन्स्टर्स को काइजूस कहा जाता था। इंसान काफी समय से रिसर्च करके इन काइजूस का मुकाबला करने के लिए नए सिस्टम्स बनाने में लगे हुए थे। अब जापानी सरकार ने काइजूस के मुकाबले के लिए खास टीम बना दी, लेकिन अब एक और खतरनाक काइजू ने सबको परेशान कर दिया था। ये एक इनविजिबल यानी अदृश्य काइजू था, जिसका नाम था नारुंगा, और वो चारों तरफ तबाही मचा रहा था। जापानी फौज ने पता लगाया कि उसके अंदर गायब होने की शक्ति तो है ही, साथ ही वो बिजली खींचकर अपने अंदर की ताकत को बढ़ाता है। उसे रोकने के लिए सरकार ने शहर के सभी बिजली ग्रिड्स को बंद करने का आदेश दिया। जब नारुंगा ने देखा कि वो बिजली नहीं खींच पा रहा, तो उसने गुस्से में आकर पूरी बिजली की ग्रिड ही तबाह कर दी और बिजली की खोज में आगे निकल पड़ा। इधर फौज ने नारुंगा पर कई मिसाइल्स दागकर हमला किया, लेकिन नारुंगा ने अपनी जादुई शक्तियों से उन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया। अब तो सरकार नारुंगा पर न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला करने के बारे में भी सोचने लगी थी, लेकिन इस हमले में लाखों आम लोग बिना किसी वजह मारे जाएंगे। फिर उन्होंने सोचा कि इस काइजू को बिजली से ही तो ताकत मिलती है, तो उन्होंने फैसला किया कि वो पूरे देश में तब तक बिजली बंद रखेंगे जब तक नारुंगा खुद ही परेशान होकर वहाँ से चला नहीं जाता। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने इसके लिए भी इजाजत नहीं दी। अब सबकी उम्मीद टूट चुकी थी, पर जल्द ही उन्हें आसमान से एक यूएफओ आता दिखाई दिया, जो तेजी से नारुंगा के इलाके की ओर बढ़ रहा था। उस दौरान हम कामानागा नाम के एक स्पेशल एजेंट को देखते हैं, जो एक छोटे बच्चे के पीछे दौड़कर उसे नारुंगा के हमले से बचाने की कोशिश कर रहा था। इधर फौज ने देखा कि उस यूएफओ से एक बड़ा सा रोबोट उतरा, जो इंसान के रूप में दिखाई दे रहा था, इसलिए उसे ह्यूमनॉइड नाम दिया गया। जब नारुंगा को ह्यूमनॉइड से खतरे का एहसास हुआ, तो उसने 5 लाख वॉट्स की बेहद खतरनाक बिजली के झटके से वार किया, लेकिन ह्यूमनॉइड पर इतने ताकतवर हमले का भी कोई असर नहीं हुआ, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। जब नारुंगा को इसका एहसास हुआ, तो वो अचानक से गायब होकर वहाँ से भाग निकला। फिर ह्यूमनॉइड ने अपना हाथ उठाकर इशारा किया, जिससे उसके हाथ से जबरदस्त प्लाज्मा बीम निकली, जो सीधा नारुंगा को जा लगी और वो वहीं भस्म हो गया। इधर ऑफिसर्स ने देखा कि ह्यूमनॉइड ने उन्हें नारुंगा से बचाया था, तो उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसी पल ह्यूमनॉइड तेजी से हवा में उड़कर गायब हो गया। खैर, इस घटना के कुछ दिन बाद एक नई लड़की स्पेशल साइंटिफिक रिसर्च टीम में शामिल हुई, और उसका नाम था असामी। वो ग्रुप के कैप्टन तामुरा और उसके बाकी साथियों से मिली। उस दिन कैप्टन तामुरा ने अपने बॉस को अंतरिक्ष से आए ह्यूमनॉइड की रिपोर्ट दी। हालांकि वो ये नहीं जानते थे कि वो था कौन और कहां से आया था, पर टीम ने उसे अल्ट्रामैन का नाम दिया। खैर, जल्द ही उन्हें खबर मिली कि शहर में एक नए काइजू ने हमला कर दिया है, और वो सब मिलकर उसका सामना करने को तैयार हो गए। ये मॉन्स्टर जमीन के अंदर घुसकर आगे बढ़ रहा था, जिसके चलते चारों तरफ भयंकर भूकंप आ रहे थे। उधर साइंटिस्ट ने पता लगाया कि इस काइजू के शरीर से बहुत भारी मात्रा में रेडिएशन निकल रही है, और अगर इसने बाहर आकर धरती की सतह पर हमला किया तो आम लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। स्पेशल टीम ने इस नए काइजू का नाम गबोरा रखा। अब सभी लोग मिलकर इसे मारने के तरीके ढूंढने लगे, ताकि इसकी रेडिएशन बाहर न फैल सके। इसके लिए उन्हें ऐसी मशीन्स का सहारा लेना होगा जो इस मॉन्स्टर को जमीन के अंदर ही मार डाले। जल्द ही टीम के 3 एयरप्लेन्स उस इलाके में पहुंचे और काइजू पर कई मिसाइल्स से हमला किया, लेकिन इससे उस पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसका गुस्सा और बढ़ गया। कुछ ही पलों में गबोरा जमीन से बाहर आ गया और सबने उसका भयानक रूप देखा। उसके चेहरे की जगह एक भारी भरकम ड्रिल लगी हुई थी, और इसी के जरिए वो जमीन खोदकर आगे बढ़ रहा था। जब स्पेशल टीम ने देखा, तो उन्होंने खुद लोकेशन पर जाकर गबोरा से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने का फैसला किया, मगर रास्ते में कामिनागा अपनी टीम से अलग रास्ते पर निकल गया। वो जंगल में तेजी से भागने लगा और उसने अपनी जेब से एक अजीबोगरीब डिवाइस निकाला, जिसका बटन दबाते ही अचानक अल्ट्रामैन सबके सामने आ गया, और वहाँ मौजूद सभी साइंटिस्ट हक्के बक्के रह गए। अल्ट्रामैन बिना समय गवाए उड़कर गबोरा के पास पहुंचा। इधर साइंटिस्ट आपस में बात कर रहे थे कि अल्ट्रामैन को गबोरा के सामने अपनी प्लाज्मा बीम शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना इतनी भयंकर रेडिएशन फैलेगी कि पूरे जापान में तबाही मच जाएगी। उधर अल्ट्रामैन गबोरा के सामने जाकर अचानक हवा में कूद गया, और उसने लगातार गुलाटियां मारते हुए सीधा गबोरा पर ऐसा जबरदस्त वार किया कि वो बहुत दूर जा गिरा। इस हमले से गबोरा गुस्से से भर गया और उसने अपनी ड्रिल मशीन की ताकत से अल्ट्रामैन पर पलटवार किया। उसने अल्ट्रामैन को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की, मगर अल्ट्रामैन ने एक ही मुक्के में उसे दूर फेंक दिया। गबोरा को एहसास हुआ कि उसके ये वाले हमले काम नहीं करेंगे, तो उसने अल्ट्रामैन पर अपनी रेडिएशन बीम से हमला किया, लेकिन अल्ट्रामैन ने अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाकर अपना बचाव किया, मगर जल्द ही उसने अपना सुरक्षा कवच भी हटा दिया, जिससे सारी रेडिएशन बीम सीधा अल्ट्रामैन के शरीर में समा गई। इससे उसके शरीर के लाल पुर्जे हरे होने लगे। इतनी भयंकर रेडिएशन बीम से हमला होने पर भी अल्ट्रामैन गबोरा की ओर आगे बढ़ रहा था। जैसे ही वो गबोरा के करीब पहुंचा, तो उसने गबोरा को ऐसा जोरदार मुक्का मारा कि गबोरा वहीं बेहोश होकर गिर गया। फिर अल्ट्रामैन उसे उठाकर हवा में उड़ गया और एक बार फिर अंतरिक्ष में गायब हो गया। इधर साइंटिस्ट की टीम अल्ट्रामैन की बहादुरी देखकर हक्की बक्की रह गई, मगर असामी ये सोचने में लगी हुई थी कि अल्ट्रामैन ये कैसे जानता था कि उसे गबोरा पर अपनी प्लाज्मा बीम से हमला नहीं करना। खैर, कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि अल्ट्रामैन पूरी दुनिया का हीरो बन चुका था, जो काइजूस का मुकाबला करके इंसानों की रक्षा
रक्षा करता था। मगर एक दिन अचानक स्पेशल टीम के सभी कंप्यूटर्स और डिवाइसेस बंद पड़ गए और उनका सारा डेटाबेस साफ हो गया। इसी दौरान एक रहस्यमयी क्रीचर टीम के सामने आया जिसका नाम था ज़ारा। उसने कहा कि वो दूसरे ग्रह से आया है और सभी उसे एलियन नंबर 2 भी कह सकते हैं। वो यहाँ पर सिर्फ बात करने आया था। दरअसल जब वो यहाँ आया तो उसके चारों तरफ एक शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई जिससे सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद पड़ गए थे। खैर अब उसने अपने दिमाग की शक्ति से सभी कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को फिर से चालू कर दिया। अब ज़ारा ने कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर से मिलकर इंसानों और एलियंस के रिश्ते और भविष्य के बारे में बात करना चाहता है। समय के साथ साथ ज़ारा ने लोगों का भरोसा जीत लिया, लेकिन स्पेशल एजेंट्स को लगता था कि अगर लड़ाई हुई तो ज़ारा उनके लिए खतरा बन सकता है। असल में वो अपनी ताकत की मदद से किसी भी सरकार का डेटाबेस चुरा सकता था, यानी वो देश की खुफिया जानकारी उनके दुश्मनों को बेच सकता है। वहीं दूसरी ओर हम कामिनागा को देखते हैं जो एक गाड़ी में अपने किसी पार्टनर से यही बात कह रहा था। उसने कहा कि ज़ारा लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए उनका साथी होने का नाटक कर रहा है। पर बाद में जब कामिनागा गाड़ी में अकेला था तो अचानक ज़ारा वहाँ उसके सामने आ गया। उसने अपना खतरनाक प्लान बताते हुए कहा कि इंसानों का खत्म होना बेहद जरूरी है क्योंकि वो बाकी सभी प्रजातियों के लिए खतरा बन सकते हैं। ज़ारा ने कहा कि इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो आपस में ही लड़ते रहते हैं और साथ ही वो अपनी आबादी भी लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। ये सुनते ही कामिनागा ने कहा कि वो ज़ारा को ऐसा कुछ भी नहीं करने देगा, लेकिन ज़ारा ने कहा कि अल्ट्रामैन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब ये खुलासा होता है कि ज़ारा जानता था कि कामिनागा ही अल्ट्रामैन बनकर सबकी जान बचा रहा है। अब ज़ारा कामिनागा को बेहोश करके अपने साथ ले गया। इस घटना को 3 दिन बीत चुके थे और सीक्रेट डिपार्टमेंट अभी भी कामिनागा की तलाश कर रहा था। एजेंट्स ने कुछ तस्वीरें और वीडियोस निकाली जिससे कामिनागा का पता लगाया जा सके, मगर इस दौरान उन्हें एक ऐसी वीडियो मिली जिससे सबके होश उड़ गए। इस वीडियो में कामिनागा ने एक डिवाइस का बटन दबाया जिसके बाद वो अचानक अल्ट्रामैन में बदल गया। ये देखकर सबको पता चला कि कामिनागा ही असली अल्ट्रामैन है। उसी समय खबर आई कि अल्ट्रामैन एक शहर में घुसकर तोड़-फोड़ मचा रहा है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस तरह सबको नुकसान क्यों पहुंचा रहा था, जबकि पहले तो उसने ही काइजूस से इंसानों की जान बचाई थी। खैर अब सरकार का ये मानना था कि अल्ट्रामैन शुरुआत से ही इंसानों का रक्षक नहीं था। असल में सभी मिनिस्टर्स ज़ारा की दी हुई जानकारी पर ही विश्वास करते थे। इसी दौरान हम देखते हैं कि आसामी को एक खुफिया पैकेज मिला जो कामिनागा की तरफ से था। उसके अंदर वही डिवाइस था जिसकी मदद से वो अल्ट्रामैन का रूप लेता था। अब आसामी कामिनागा के पुराने पार्टनर से मिली और उन दोनों ने डिफेंस टीम के इस डिवाइस के बारे में बात की। इसके बाद आसामी और कामिनागा का पुराना साथी मिलकर उस जगह की तरफ निकल पड़े जहां अल्ट्रामैन को बंदी बनाकर रखा गया था। इसी दौरान कैप्टन तामुरा और उसकी टीम ने फौज को सलाह दी कि वो अल्ट्रामैन पर हमला न करे। जल्द ही आसामी उस जगह पहुंच गई जहां कामिनागा को कैद किया गया था। आसामी ने उससे पूछा कि उसने अपनी सच्चाई के बारे में सबसे झूठ क्यों कहा, तो कामिनागा ने जवाब दिया कि मैंने कभी झूठ बोला ही नहीं, मैंने तो सिर्फ चुप रहकर अपनी सच्चाई छुपाए रखी। खैर फिर आसामी ने उसे आजाद करके उसका डिवाइस वापस किया, मगर उसी समय अचानक नकली अल्ट्रामैन ने वहां हमला करके आसामी को बंदी बना लिया। तब कामिनागा ने बिना समय गवाए अल्ट्रामैन का रूप ले लिया जिससे सबको पता चल गया कि वही असली अल्ट्रामैन है। फिर उसने एक जोरदार वार से नकली अल्ट्रामैन को दूर फेंक दिया। इसके बाद उसने आसामी को बचाकर एक सुरक्षित जगह पर रखा। अब नकली और असली अल्ट्रामैन के बीच फिर से जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। असली अल्ट्रामैन ने अपनी प्लाज्मा बीम से जबरदस्त हमला करके नकली अल्ट्रामैन को हवा में उछाल दिया। अब नकली अल्ट्रामैन अपने असली रूप में आ गया और तब ये खुलासा होता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ज़ारा था। अब वो दोनों हवा में उड़कर एक दूसरे पर भयंकर वार कर रहे थे। अल्ट्रामैन ने अपनी शक्तिशाली प्लाज्मा बीम सीधा ज़ारा पर मारी और फिर उस पर एक एनर्जी डिस्क दाग दी जिससे ज़ारा के शरीर के 2 टुकड़े हो गए और वो वहीं मारा गया। आखिरकार अपनी जीत के बाद अल्ट्रामैन उड़ गया और अब कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गया। खैर अगले दिन जापानी सरकार एजेंट कामिनागा के पीछे पड़ गई थी क्योंकि अब उसकी असलियत पूरी दुनिया के सामने आ चुकी थी। मगर अल्ट्रामैन और आसामी दोनों ही गायब थे और कोई नहीं जानता था कि वो गए कहाँ। अब कई दिनों से उनकी खोजबीन जारी थी और फिर एक दिन अचानक स्पेशल डिफेंस टीम को खबर मिली कि आसामी को शहर के बीचों बीच देखा गया है। अब पूरी टीम मिलकर उसे बचाने पहुंची, मगर ये क्या, उन दोनों ने देखा कि आसामी 40 फीट लंबी हो चुकी थी। उन्होंने आसामी से बातचीत करने की कोशिश की, मगर जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि वो किसी के वश में है। तभी अचानक आसामी ने एक बिल्डिंग पर मुक्का दे मारा और चारों ओर अफरा तफरी मच गई क्योंकि सबको लगा कि अभी हमला शुरू होने वाला है। उसी पल आसमान से एक रहस्यमयी आवाज सुनाई थी और उसने सबसे कहा कि अल्ट्रामैन जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है वो सिर्फ उसकी नहीं है। फिर जैसे ही आवाज बंद हुई तो आसामी अचानक जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। पुलिस ने पूरा इलाका सील कर दिया और सरकार के अगले आदेश का इंतजार करने लगी। अब स्पेशल एजेंट्स ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आसामी इतनी भारी भरकम हुई कैसे और साथ ही वो रहस्यमयी आवाज किसकी थी। अब वो सब ये सोच रहे थे कि एजेंट आसामी को वापस पहले जैसा कैसे किया जाए। तभी एक आदमी चुपके से कमरे में घुस आया और सबसे कहा कि उसका नाम मेफिलिस है और वो एलियन नंबर 0 है। उसने दावा किया कि वो अल्ट्रामैन के पीछे धरती पर आया है। मेफिलिस ने बताया कि पहले तुमने जो रहस्यमयी आवाज सुनी थी वो मेरी ही थी। अंत में उसने कहा कि वो इंसानों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की नीयत से आया है
अब वो एलियन सबको उस जगह पर ले गया जहां असामी अपने बड़े रूप में बेहोश पड़ी थी। अचानक उसने हवा में हाथ घुमाया और आसमान से एक डिवाइस नीचे आ गया। इसका नाम था बेटर बॉक्स। मेफिलिस ने बताया कि अल्ट्रामैन के पास भी ऐसा ही एक बेटर बॉक्स है, पर उसका साइज छोटा है। फिर मेफिलिस ने अपने हाथ से एक बटन दबाया, जिसके बाद असामी फिर से पहले जैसी हो गई। उस रात मेफिलिस ने जापानी लीडर्स से मीटिंग की और कहा कि वो इंसानों को इस्तेमाल करने के लिए कुछ बेटर बॉक्सेस देना चाहता है, पर इसके बदले में उसने सरकार में एक बड़े पद की मांग की। उसने कहा कि वो इंसानों के किसी कानून में दखलंदाजी नहीं करेगा, बल्कि वो तो एलियंस और इंसानों के बीच शक्ति और दोस्ती चाहता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि असामी बेहद गुस्से में थी, क्योंकि जब वो अपने बड़े रूप में थी तो लोगों ने उसकी काफी गंदी गंदी तस्वीरें लेकर इंटरनेट पर फैला दी। उसने अपने साथियों से कहा कि वो मेफिलिस पर बहुत गुस्सा है, क्योंकि उसने असामी की इजाजत के बिना उसका रूप बदल दिया था। तभी उसके कंप्यूटर पर एक मैसेज आया और मेफिलिस ने अपने किए के लिए उससे माफी मांगी। फिर उसने अपनी शक्तियों की मदद से इंटरनेट पर मौजूद सारी बेकार फोटोज उड़ा दी। इसके बाद हम देखते हैं कि मेफिलिस कामिनागा से इंसानों के भविष्य के बारे में बात कर रहा था, लेकिन कामिनागा ने कहा कि इंसानों को बेटर बॉक्स देने का फैसला बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि इससे इंसानों का विकास कम हो जाएगा। पर इसी दौरान कुछ पुलिस वालों ने अल्ट्रामैन और मेफिलिस को इकट्ठे देख लिया, मगर इससे पहले वो कुछ करते मेफिलिस अपनी टेलीपोर्टेशन पावर से अल्ट्रामैन को लेकर गायब हो गया। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर बातचीत कर रहे थे। मेफिलिस ने खुलासा किया कि उसने सरकार को बेटर बॉक्स देने की डील कर ली है, ताकि कुछ ही समय में इंसान बायोलॉजिकल वेपन्स बन जाएं और फिर मेफिलिस उन पर काबू कर सके। ये सुनने के बाद कामिनागा ने असामी को फोन किया और उसे एक सुरक्षित जगह पर मिलने बुलाया। कुछ ही घंटों में पूरी स्पेशल डिफेंस टीम ट्रेन स्टेशन पर इकट्ठा हुई तो कामिनागा ने सबसे माफी मांगी। फिर उसने सबसे मदद मांगी ताकि मेफिलिस को अपने प्लान को अंजाम देने से रोका जा सके। लेकिन फिर कामिनागा कहने लगा कि ये बेटर बॉक्सेस इस दुनिया में नहीं बल्कि अंतरिक्ष के अलग डायमेंशंस में मौजूद हैं। तब उसके साथियों ने कहा कि जो इंसान बेटर बॉक्स का इस्तेमाल कर चुका है उसके जरिए वहां पहुंचा जा सकता है। ऐसा सिर्फ एक ही इंसान था और वो थी आसामी। अब अल्ट्रामैन ने आसामी के करीब जाकर उसे सूंघा और इसके जरिए उस जगह का पता लगाया जहाँ बेटर बॉक्सेस को रखा गया था। वहीं अगले दिन मेफिलिस ने जापानी सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। जैसे ही उसका प्लान सफल हुआ तो उसने इंसानों को बेटर बॉक्स देने के लिए निकाला, मगर उसी समय अचानक अल्ट्रामैन ने वहां आकर बेटर बॉक्स उठा लिया और एयरप्लेन में मौजूद अपने साथियों को दे दिया। ये देखकर मेफिलिस ने मिनिस्टर को भरोसा दिलाया कि वो डील पूरी करने के लिए बेटर बॉक्स वापस लाएगा। अब वो अपने असली एलियन रूप में आ गया और फिर अपना डिवाइस एक्टिवेट किया और एक बड़े से मॉन्स्टर में तब्दील हो गया। जल्द ही पास ही के एक इलेक्ट्रिक स्टेशन में अल्ट्रामैन और मेफिलिस के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। अल्ट्रामैन और मेफिलिस दोनों एक दूसरे पर लगातार वार कर रहे थे। फिर अल्ट्रामैन ने मेफिलिस पर अपनी एनर्जी डिस्क से हमला कर दिया, मगर मेफिलिस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद उन दोनों एलियंस ने अपनी प्लाज्मा बीम्स से हमला किया, जिनके आपस में टकराते ही वहाँ जबरदस्त धमाका हुआ। लेकिन मेफिलिस की प्लाज्मा बीम ज्यादा ताकतवर साबित हुई। उसे लगा कि वो जीतने ही वाला है, इसलिए वो अल्ट्रामैन का खात्मा करने के लिए उसकी ओर बढ़ता जा रहा था। लेकिन जल्द ही उसने देखा कि वहाँ एक और एलियन मौजूद था। उसे देखते ही मेफिलिस ने तुरंत अल्ट्रामैन से हार मान ली। उसने अपना बेटर बॉक्स उठाया और तुरंत धरती से बाहर चला गया। अंत में हम वही जंगल देखते हैं जहाँ नरुंगा का हमला हुआ था। कामिनागा वहाँ आया और अपने ही शरीर के पास जा पहुंचा। तब ये खुलासा होता है कि उस दिन कामिनागा उस बच्चे को बचाते हुए मर गया था और तभी से अल्ट्रामैन कामिनागा बनकर इंसानों के बीच रहने लगा। उसका असली नाम था लिपाया। तभी जंगल के पेड़ों के बीच एक और रहस्यमयी एलियन दिखाई दिया। ये वही एलियन था जिसे देखते ही मेफिलिस धरती छोड़कर भाग गया था। इसका नाम जाफी था और वो धरती पर इसलिए आया था क्योंकि लिपाया एक इंसान का भेष बनाकर धरती पर रह रहा था और इस तरह उसने एलियंस के बनाए कानून को तोड़ा था। अब इंसानों को बेटर बॉक्स के बारे में भी पता चल गया था और अब वो ये समझ चुके थे कि उनकी साइंस कितनी पीछे है, तो अब वो तरक्की पर ध्यान देकर उनकी ही तरह एडवांस हो जाएंगे। लेकिन जाफी ने सोच लिया था कि वो इंसानों को अपने जितना समझदार बनने से पहले ही धरती को खत्म कर देगा। फिर जाफी ने पूरी धरती को तबाह करने के लिए ज़ेडॉन नाम का सबसे भयंकर हथियार हवा में छोड़ दिया। इस डिवाइस में से एक खतरनाक ऊर्जा निकलेगी जो पूरी धरती को ढककर उसे नष्ट कर देगी। जैसे ही ज़ेडॉन आसमान में पहुंचा तो सभी इंसान उसे देख पा रहे थे, मगर सरकार ने किसी को ये नहीं बताया कि ये है क्या। उधर कामिनागा ने जाफी से कहा कि वो धरती और इंसानों की रक्षा के लिए आखिर तक लड़ेगा। फिर वो तुरंत अपनी स्पेशल टीम के पास पहुंचा और कहा कि ज़ेडॉन इतना ताकतवर हथियार है कि उससे सिर्फ धरती तो क्या पूरी गैलेक्सी तबाह हो सकती है। ये सुनकर उसके साथियों ने कहा कि सिर्फ वो यानी अल्ट्रामैन ही ज़ेडॉन से धरती को बचा सकता है। कामिनागा के कैप्टन और असामी ने उसकी हिम्मत बढ़ाई ताकि वो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल मिशन पर जा सके। आखिरकार कामिनागा ने अल्ट्रामैन का रूप ले लिया और वो अंतरिक्ष की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वो ज़ेडॉन के करीब पहुंचा तो उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर प्लाज्मा बीम से हमला किया, मगर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर अल्ट्रामैन ने अपनी एनर्जी डिस्क निकालकर ज़ेडॉन पर चलाई, पर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इन हमलों के बाद ज़ेडॉन का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया, जिससे उसने अल्ट्रामैन पर भयानक हमले शुरू कर दिए। अल्ट्रामैन इतने खतरनाक वार के सामने नहीं टिक सका और वो जख्मी होकर वापस धरती पर जा गिरा। अब जापानी सरकार को खबर मिली कि अल्ट्रामैन भी ज़ेडॉन को नष्ट नहीं कर पाया
तो सबको लगने लगा कि अब धरती का खात्मा होने ही वाला है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और वहाँ हॉस्पिटल में कामिनागा का इलाज चल रहा था। वहीं आम लोग आराम से जिंदगी जी रहे थे, क्योंकि वो ये नहीं जानते थे कि धरती के आसपास कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। टीम के बाकी लोग मिलकर ज़ेडॉन को नष्ट करने का तरीका ढूंढने लगे। तभी फुनीबेरी को याद आया कि अंतरिक्ष में जाने से पहले कामिनागा एक फ्लैश ड्राइव छोड़कर गया था। इस ड्राइव में उन दोनों को बेटा पावर और उसके इस्तेमाल के बारे में पूरी जानकारी मिली। तो उन दोनों ने मिलकर बेटा पावर की मदद से ज़ेडॉन में धमाका करने का प्लान बनाया। कुछ समय बाद कामिनागा की आंख खुली तो उसके साथियों ने उसे धरती को बचाने का पूरा प्लान बताया। अब उसके ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइस में बेटा पावर आ चुकी थी और उसके जरिए वो दो कॉस्मिक एनर्जीज को आपस में टकरवा कर उनका असर खत्म कर सकते हैं। मगर ये मिशन बहुत जोखिम भरा था, क्योंकि उस धमाके के दौरान ये संभावना थी कि अल्ट्रामैन यूनिवर्स के किसी और डायमेंशन में खो सकता है। खैर कामिनागा ने इस मिशन को अंजाम देने का फैसला किया और इंसानियत को बचाने के लिए ज़ेडॉन की ओर निकल पड़ा। फिर ज़ेडॉन में धमाका होने से कुछ ही पलों पहले अल्ट्रामैन ने उस पर कॉस्मिक एनर्जी से वार कर दिया, जिससे दोनों कॉस्मिक एनर्जीज आपस में टकरा गई। यह धमाका इतना खतरनाक था कि आपस में टकराने से दोनों एनर्जीज की शक्ति खत्म हो गई। मगर इस जबरदस्त धमाके से अंतरिक्ष में एक ब्लैक होल बन गया और अल्ट्रामैन उसमें गिरकर एक और डायमेंशन में पहुंच गया। इस दुनिया में अल्ट्रामैन ने जाफी से धरती पर अपने अनुभव के बारे में बात की। जाफी इंसानों की सूझबूझ और टेक्नोलॉजी से काफी प्रभावित था और इसलिए आखिरकार उसने धरती को नष्ट न करने का फैसला किया। अंत में लिपाया ने जाफी से एक आखिरी चीज मांगी। उसने कहा कि वो खुद को कुर्बान करना चाहता है ताकि धरती पर कामिनागा वापस जिंदा हो जाए। जाफी ने उसकी बात मान ली और उसने एक डिवाइस के जरिए कामिनागा के शरीर को अल्ट्रामैन से अलग कर दिया। उस दिन धरती पर कामिनागा जाग उठा, जिसे देखकर उसकी टीम बहुत खुश थी, क्योंकि आखिर में उसने धरती को खात्मे से बचा ही लिया।